हे फैमिली, ये वीडियो है ऑयल पेंटिंग के ऊपर। ऑयल पेंटिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे मैं शो करने वाला हूँ। लेकिन जैसे कि अगर आप मुझे पहले से जानते हैं और फॉलो करते आए हैं मेरे वीडियोस को, तो आपको पता है कि हर वीडियोस में मैं सिर्फ पेंटिंग या कोई आर्टवर्क का सिर्फ प्रोसेस शेयर करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि आर्टवर्क के पीछे की स्टोरी या आर्टिस्ट के पीछे की स्टोरी या फिर आर्टिस्ट के पीछे का थॉट जो उस आर्टवर्क के पीछे निहित है, या फिर ऐसी कुछ बातें जो आप सभी को समझनी चाहिए ताकि उस प्रोसेस को आप सही ढंग से कर सको। क्योंकि सिर्फ आर्टवर्क को देख लेना, सिर्फ पेंटिंग कैसे बन रही है उतना को देख लेने से अगर कोई आर्टिस्ट बन जाता तो हर कोई यूट्यूब में वीडियोस देख के आर्टिस्ट बन जाता। बात तो सही है। तो इसीलिए समझना जरूरी है। थोड़ा सा समय निकाल के इन सब बातों को भी ध्यान से आप सुनिएगा ताकि आपका थॉट के लेवल पे क्लैरिटी आए। कुछ पॉइंट इससे पहले कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करूं वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, और ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो डेफिनेटली आप करते ही करते होंगे। पहला मिस्टेक, ओके, एक पहली जो बहुत बड़ी गलती जो आज के टाइम पे लोग करते हैं वो ये कि बहुत प्राउडली ये बोलना कि मैं तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूं। ये बिल्कुल भी प्राउड फील करने वाली लाइन नहीं है। ये बहुत सारे बिगनर ये गलती करते हैं कि वो हर जगह जाके ये बोलते हैं कि मैंने सब कुछ खुद सीखा है, मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। सेल्फ टॉट जैसा कुछ नहीं होता है, पहली बात ये। दूसरा, इसमें प्राउड करने वाली कोई बात नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी आप बोलते हो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ तो इसके पीछे का मीनिंग क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। सेल्फ टॉट का मतलब कंप्लीटली ये होता है कि मैंने सब कुछ खुद से सीखा है। लेकिन आज के टाइम पे हम हर चीज दूसरों को देख के सीखते हैं। हो सकता है कि आपने कोई कॉलेज नहीं किया, आपने कोई डिग्री नहीं ली, वो मैं समझ सकता हूँ, वो चीज के ऊपर मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन सीखते हम लोग सब कोई किसी ना किसी से हैं। आप ये वीडियो देख के अगर सीख रहे हो तो आप इस वीडियो से सीख रहे हो, ना कि खुद से सीख रहे हो। मैंने भी बहुत सारे आर्टिस्टों से, अपने गुरुओं से सीखा। भले ही मैं कॉलेज नहीं किया आर्ट को सीखने के लिए, लेकिन मैंने अपने गुरुओं से सीखा, मैंने रास्ते से सीखा, मैंने उन सभी टीचर से सीखा जो अलग अलग जगह कॉलेजेस में सिखाते थे। लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन उन टीचर के घर जाके मैंने उनसे पर्सनली बात करके सीखा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने उन एक्सपीरियंस से सीखा। लेकिन कभी भी हम ये नहीं बोलते कि हमने सब खुद सीखा। ये क्रेडिट हम अपने आप को नहीं दे सकते। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर किसी और से ही सीखते आए। तो सबसे पहले ये लाइन बोलना छोड़ो कि मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि जो आज आप सीख रहे हो उसके पीछे कई सारे महान कलाकारों की मेहनत है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अपना लाइफ आर्ट को दिया, उनकी नॉलेज के दम पे आज हम सीख रहे हैं। हमने सेल्फ नहीं सीखा, हमने दूसरों के नॉलेज के बेसिस पे सीखा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, क्यों ये बहुत बड़ी गलती है ये बोलना कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ आज के टाइम पे? ये इसलिए क्योंकि आज के टाइम आपको बहुत सारी नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत इजीली आप इजी एक्सेस कर सकते हो। मैं जब अपने सर के पास जाता था, एक सर थे पंडा सर, जहाँ जब मैं स्कूल के बाद उनसे सीरियसली सीखने जाता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था। वो भी बहुत कम समय सीख के मैं घर वापस आता था। हफ्ते भर जो उन्होंने बताया उसकी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि हफ्ते भर उनकी क्लासेस नहीं होती थी। तो बहुत सारी चीजें होती थी और ऑनलाइन इतनी सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे ये चीजें आई, और आज के टाइम पे जब आपके पास इतनी सुविधा है तो इस सुविधा का अगर आप फायदा नहीं उठा रहे हो, अगर आप जो नॉलेज ऑलरेडी आपके पास मिल रही है आप अगर उसको ले नहीं रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो खुद ही सीखूंगी, मैं तो खुद ही सीखूंगा, मुझे ये सब नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और अपने आप को ये प्राउड फील करवा रहे हो कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। जिसके वजह से आप जो यहाँ पे खजाना अवेलेबल है ना इस ऑनलाइन की दुनिया में, ऑफलाइन की दुनिया में, जहाँ पे भी ज्ञान अवेलेबल है उसको आप कहीं ना कहीं इस प्राउड मोमेंट को पाने के चक्कर में छोड़ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पे दूसरी मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं वो ये, जिसके ऊपर ये वीडियो डिपेंड है। ओके, ये वीडियो को देखने से पहले इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर के पीछे मत भागो। ये एक सेकंड बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने अपनी लाइफ में की। मिस्टेक ये है कि हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर का जो एक मजा है ना, क्रेज है, उसको पाने के चक्कर में अपने फंडामेंटल पे काम नहीं करते हैं। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं एक सिंपल एक मछली की ड्राइंग बनाऊंगा, एक मछली की पेंटिंग बनाऊंगा। मछली हम बचपन से बनाते आए हैं। जब हम छोटे बच्चे थे मैडम कहती थी बेटा एफ फॉर फिश, फिश बनाओ। हम बनाते थे एक यू, एक उल्टा यू, और दोनों को जोड़ देते थे, एक ट्राइंगल बना देते थे, पूंछ बन जाती थी मछली की, एक आंख बना देते थे, सर्कल, गोला, छोटा सा एक बच्चे जैसा मछली। अब जब आप बड़े होते हो तो आपको लगता है यार मछली कौन बनाएगा, यार ये छोटा छोटा सब्जेक्ट मैटर तो मैं बचपन में बनाता था, अब तो मैं बनाऊंगा पूरा समंदर, अब मैं बनाऊंगा अलग अलग टाइप की चीजें, अब मैं बनाऊंगा एक महान आर्टिस्ट का लैंडस्केप, अब मैं बनाऊंगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट भी सिंपल नहीं, एकदम स्ट्रेट कंस्ट्रक्शंस नहीं, मैं बनाऊंगा हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, फिगर बनाऊंगा, एनाटॉमी सीखूंगा। ये वाले थॉट्स आने लग जाते हैं और ये थॉट्स हमें बर्बाद कर देते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो आप
जब खुद सीख रहे हो, खुद घर पे आप ये चीज़ें समझ रहे हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ने वाला नहीं होता। या फिर ऑनलाइन भी अगर आप यूट्यूब से समझ रहे हो, यूट्यूब से बहुत सारे रैंडम चीज़ें, किसी के भी वीडियोज़ रफली रैंडमली जो मन में आ रहा है वो देख रहे हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे किसी को देखना है, किसको रुकना है। क्योंकि जब हमें कोई कंट्रोल करता है या हमारे पास कोई गाइडलाइंस होती है, तो हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वरना हमारा मन चंचल है, मचलता है, कुछ भी सीखने का मन करता है, और जो हमें समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, हम उस पे जंप कर जाते हैं। और यहीं पे आप ये एग्जांपल के बाद ये डेमोंस्ट्रेशन को देखो कि मछली जैसा सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा दिमाग हार्ड सब्जेक्ट, और ये गलती मैंने भी की थी कि थोड़ा बहुत बेसिक ड्राइंग करने के बाद मैं ट्राई करता था कि ओल्ड मास्टर की पेंटिंग डायरेक्टली बनाना सीख जाऊं, बड़े बड़े लैंडस्केप बनाऊं, पोर्ट्रेट्स बनाऊं, लेकिन वो बनते नहीं थे, और बनते भी थे तो वो उसमें बेस लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मैं बड़े आर्टवर्क्स बना रहा हूँ, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी क्या गलती है, क्या मेरे फंडामेंटल वीक है, मेरी ड्राइंग के लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे मैं वीक हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मैं भले ही कितने भी बड़े बड़े आर्टवर्क्स बनाऊं, वो मुझे भले ही सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत कमी है, और वो बड़े आर्टवर्क्स में मैं अपनी कमी नहीं खोज पाऊंगा। ये आपको भी समझना पड़ेगा कि जितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेते जाओगे ना आप, जितना बड़ा बड़ा आर्टवर्क, डिफिकल्ट आर्टवर्क आप बिना फंडामेंटल के ऊपर काम किए लेते जाओगे, उसमें जो गलतियां होंगी आप उसको नहीं खोज पाओगे, क्योंकि उसमें गलतियां खोजना उतना ही मुश्किल होगा जितना ज्यादा मुश्किल आप आर्टवर्क लोगे। इसलिए एक छोटा सा सब्जेक्ट, एक मछली की ड्राइंग मैं यहां बना रहा हूं, ताकि सिंपल सब्जेक्ट में बेस को स्ट्रॉन्ग करके जब हम अपने आर्टवर्क को इंप्रूव करते हैं, तो हमारा आर्टवर्क भी इंप्रूव होता है, हम अपनी गलतियों को ज्यादा बेहतर ढंग से खोज पाते हैं, प्लस उस बेसिक सब्जेक्ट मैटर को और अच्छा बनाते हैं, ताकि धीरे धीरे हम अपनी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा सके। इसी विचारधारा के साथ, इन्हीं पॉइंट्स को समझते हुए इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपके फंडामेंटल लेवल की ये सारी बातें क्लियर हो, ताकि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ना हो इस ऑनलाइन की दुनिया में, जहाँ पे नॉलेज अवेलेबल तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और हमें समझ नहीं आता कि क्या देखें, और जो मन करता है वो देखते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस लेसन को सुनिएगा भी, देखिएगा भी, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे जो आपको आगे आने वाले समय में बहुत काम देंगे, और आपका बहुत सारा समय आगे चल के बचाएंगे। वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, लेकिन इस वीडियो जो क्लियरिटी आएगी उससे आपके आने वाला समय बहुत सारा बचेगा। तो इसी के साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो वीडियो के यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रखा हुआ है, ताकि जल्दी आपको मैं सारा प्रोसेस यहाँ पे दिखा सकूं। देखो, ऑयल पेंटिंग एक मीडियम है, ये अलग अलग कलर मीडियम को मीडियम बोला जाता है। जैसे ऑयल पेंटिंग एक मीडियम है, वाटर कलर एक मीडियम है, चारकोल एक मीडियम है, ग्राफाइट जो पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं वो एक मीडियम है, गुआश एक मीडियम है। तो अलग अलग जो कलर्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी को मीडियम बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा प्रोफेशनली भी आर्टवर्क के, आर्ट से रिलेटेड बातें करोगे तो आपको और ज़्यादा मेच्योर वे में आप इसको सीख पाओगे। तो ऑयल पेंटिंग की आज हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ मछली के बेसिक स्केचेस में बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपके स्केचेस स्ट्रांग नहीं है तब तक उसमें कोई भी मीडियम आप इस्तेमाल करो, ऑयल करो, वाटर कलर करो, कुछ भी करो, वो अच्छा नहीं दिखता। वो एंड में आपका टाइम लग जाता है, लेकिन आपका आर्टवर्क इंप्रूव नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आर्टवर्क इंप्रूव नहीं हो रहा, हम बहुत टाइम से ना ये वाला कलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से वो वाला कलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी कलर प्रैक्टिस करो, आर्टवर्क इंप्रूव नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपने अपने बेस के लेवल पे काम किया है। इसीलिए जब भी मैं ड्राइंग करता हूँ, जब भी मैं कोई पेंटिंग करता हूँ स्पेशली, तो वहाँ पे मैं ड्राइंग को करते हुए जरूर दिखाता हूँ, ताकि हर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को पता चले कि ड्राइंग हमेशा करी जाती है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस आप देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे जहाँ पे आर्टवर्क पहले से लोग बना के रखते हैं, जहाँ पे लोग ड्राइंग को, आउटलाइन को बना के रखते हैं और सिर्फ कलर कर रहे होते हैं। अगर आप वो चीज़ को देख के ये सोचें कि ड्राइंग तो पहले से बनी हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप गलती करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप को खो देंगे, क्योंकि बिना ड्राइंग के कलरिंग आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे मैं कलर आपको मिक्स करते हुए थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, लेकिन जितना आप जैसे जैसे आप आर्ट के प्रिंसिपल को समझेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि ये कलर की मिक्सिंग आपको बहुत ज़्यादा, इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। जैसे कि जब बिगिनर कोई देखता है, जैसे मैं भी जब बिगिनिंग में था, तो मुझे लगता था यार कलर मिक्सिंग ना बहुत कूल चीज़ है, इसको सीख गए तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा। ओके, इसको अगर मैंने समझ लिया कलर को मिक्स कैसे करते हैं, ऑयल कलर में या कोई दूसरे मीडियम में भी कलर की मिक्सिंग मुझे समझ में आ गई, तो मेरा पेंटिंग लाजवाब हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ बहुत बार ट्राई करने के बाद भी जब मेरे आर्टवर्क इंप्रूव नहीं हुए,
और मैंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्टों से सीखना शुरू किया। और उससे भी पहले मैंने जो अपने गुरु से सीखना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहली लाइन मुझे यही बोली कि कलर को बेटा छोड़ और एक बार ड्राइंग के ऊपर फोकस कर, ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ड्राइंग का मतलब क्या, सिर्फ आउटलाइन नहीं। कई सारे लोग ड्राइंग का मतलब आउटलाइन समझते हैं। आउटलाइन और ड्राइंग में बहुत बड़ा फर्क है। आउटलाइन एक छोटा सा हिस्सा है, ओके। अगर ड्राइंग पूरा समंदर है तो आउटलाइन उसका बस एक बूंद, आउटलाइन उसका एक बूंद है। ड्राइंग के अंदर सब कुछ आता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रपोर्शन की जजमेंट हो गई, एंगल सही है कि नहीं, जो हम कर्व बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, सब कुछ ड्राइंग के अंदर आता है। स्केचेस भी ड्राइंग का पार्ट है। तो ड्राइंग एक बड़ा वर्ड है, उसके अंदर सारे छोटे छोटे वर्ड जो आप सुनते हैं वो सब कुछ आता है। तो यहाँ पे जब मैंने आउटलाइन बनाई, वो ड्राइंग का पार्ट है। तो सिर्फ मैंने आउटलाइन को कॉपी नहीं किया कि मछली ऐसे दिख रही है तो गोल, ठीक है, आंख के लिए गोल, कॉपी नहीं किया। ड्राइंग को एक समझा कि लाइन ऐसे एंगल जा रही है, इस तरीके से एंगल जा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है एक बच्चे में और एक मैच्योर आर्टिस्ट में, ओके। एक बिगिनर में और एक मैच्योर आर्टिस्ट में। जब बिगिनर होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो हम आउटलाइन बनाने का ट्राई करते हैं। जब हम बड़े होते हैं और आर्ट में थोड़ा सीरियस होते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम आउटलाइन नहीं बनाते हैं, हम आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। आर्ट में कॉपी करना अलग बात है और आउटलाइन की कॉपी करना अलग बात है। थोड़े से ज्यादा ये सारे टॉपिक अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो मेरे और भी वीडियोस हैं, उन सभी को देखिएगा ताकि धीरे धीरे क्लैरिटी आए। एक वीडियो में हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये पॉसिबल है भी नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक स्केच बनाया, बेसिक लाइन बनाई। मछली का पूरा एक्यूरेट आउटलाइन नहीं बनाया कि पूरा प्यार से लाइन को पहले परफेक्ट किया, आंखों को परफेक्ट किया। जब बहुत बार मैंने ड्राइंग कर ली, और जब आप बहुत बार ड्राइंग कर लेते हो किसी एक सब्जेक्ट का या किसी भी आप चीज़ का, जैसे मछली की ड्राइंग मैंने बहुत बार की है या फिर कोई और भी ड्राइंग मैंने बहुत बार की है, तो ड्राइंग में जब आपका हाथ थोड़ा खुल जाता है ना, तो बेसिक जब आप लाइन खींच देते हो तो बाकी जो ड्राइंग आपके इमेजिनेशन में रहती है। यहाँ पे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि यहाँ मछली की आंख यहाँ बनेगी या यहाँ पे इसके पंख बनेंगे, जो विंग्स है उसके यहाँ बनेंगे। तो ये मैं देख पा रहा हूँ अभी कैनवास के ऊपर, ये इमेजिनेशन में दिख रहा है। लेकिन जब बिगिनिंग में होते हैं तो हम पूरी लाइंस बनाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी इमेजिनेशन ज्यादा काम नहीं कर रही होती। इमेजिनेशन प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे मैंने रफली एक स्केच बनाया और वहां अब मैं ऑयल कलर ऐड कर रहा हूँ। इसको पहला लेयर, जिसको डेड लेयर भी बोलते हैं, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। डेड लेयर, फर्स्ट लेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप बाद में समझिएगा। ज्यादा चीजें एक बार लोड लोगे दिमाग में तो कंफ्यूज होगे। बेसिक समझो, प्रैक्टिकल समझो, थ्योरी अपने आप आएगी। तो बेसिक प्रैक्टिकल बात यह है कि मैंने रफली आउटलाइन बनाया, रफली स्केच किया। आउटलाइन मतलब वो वाली आउटलाइन मत समझना जो मैंने अभी आपको बोला, बच्चों वाली आउटलाइन की एक एक चीज को कॉपी करके गोल कहाँ पे क्या ड्राइंग है, ताकि जैसे पूरा छाप लेते हैं ना, प्रिंट कर लेते हैं, वैसा वाला आउटलाइन नहीं। खाली अंडरस्टैंड, स्केच किया, ठीक है। उसके बाद बेसिक कलर जब मैं करने लगा, कलर करने की जब बारी आई, तो कहाँ पे डार्क है और कहाँ पे लाइट है, इसको कहते हैं शेडो फैमिली। क्या बोलते हैं? शेडो फैमिली। और लाइट फैमिली का डिफरेंशिएशन करना। एक होती है शेडो फैमिली, एक होती है लाइट फैमिली। शेडो फैमिली में जो जहां परछाई आ रही है वो उसके सारे हिस्से को हमने एक कर दिया। लाइट फैमिली में जहां लाइट आ रही है उसके सारे चीजों को हमने एक कर दिया। अब शेडो फैमिली को शेडो फैमिली क्यों कहते हैं? खाली शेडो भी तो बोल सकते हैं। फैमिली क्या है? इसके चाचा दादाजी थोड़ी रह रहे हैं साथ में। लेकिन फैमिली का मतलब ये कि हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे परछाई है, अब परछाई में कोई परछाई ज्यादा डार्क है, कोई परछाई थोड़ी कम डार्क है, कोई परछाई थोड़ी और कम डार्क है, ठीक है। लाइट में एक चीज थोड़ी ज्यादा लाइट है, एक चीज थोड़ी तो एकदम चमक रही है तो एकदम और ज्यादा लाइट है, एक चीज तो एकदम व्हाइट ही है। तो वो जो सारे लाइट 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 है ना, वो फैमिली, पूरी फैमिली बन गए। तो हमने उसको एक कर दिया। शेडो में ज्यादा डार्क, कम डार्क, बहुत ज्यादा डार्क, सबको एक कर दिया। तो एक हो गया शेडो फैमिली, एक हो गया लाइट फैमिली। हम पहले सिंप्लीफाई कर दिए, एक तुम फैमिली, एक तुम फैमिली। अब जब हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, उसके बाद शेडो फैमिली को हम जहां जहां ज्यादा डार्क होना है वहां पे थोड़ा और डार्क ऐड कर देते हैं, जहां पे थोड़ा कम डार्क करना है वहां थोड़ा कम डार्क कर देते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करना समझना आना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट उठता है, बहुत सारे लोग जो ड्राइंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, जो आर्ट के प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, वो इस जगह पे आप समझोगे। जो लोग सोचते हैं कि कलर ही सब कुछ है या कलर करने से सब कुछ होता है, नहीं। ड्राइंग जब आप करते हो तो वहां पे आप कलर का भी ज्ञान लेते हो। कैसे? क्योंकि ड्राइंग करते समय भी सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है।
ड्राइंग करते समय भी हमें ये समझना होता है, हमें ये सीखना होता है कि लाइंस, जो कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हमें दुनिया में दिख रही हैं, उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंपल कैसे बनाएं। इसके ऊपर मैंने और वीडियोस बनाई हैं, स्ट्रेट लाइंस में कैसे कन्वर्ट करें, वो वाली वीडियो आप देखिएगा। उससे आपको प्रैक्टिकली जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि ड्राइंग के अंदर भी हम समझते हैं कि लाइंस को, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस को, ये सारे जो लाइंस आप रियल लाइफ में देखते हैं, उसको सिंपल कैसे करें। तो आपने सीख लिया सिंप्लीफाई करना, प्रैक्टिस की बार बार, आपको सिंप्लीफाई करना आ गया। अब जो आपका दिमाग खुल गया कि अरे यार मैंने तो सिंप्लीफाई करना समझ लिया, अब वही दिमाग कलर करते समय भी वैसा ही चलता है कि अब कलर को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट आता है शैडो फैमिली और लाइट फैमिली को अलग करने का। तो जब तक आप ड्राइंग के लेवल पे सिंप्लीफिकेशन नहीं समझोगे, कलर की दुनिया में आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। और इसीलिए बोला जाता है कि ड्राइंग और प्रिंसिपल्स को इतना मास्टर करो पहले, ताकि आपकी कलरिंग वगैरह वो बाद में इजीली आप कर सको। क्योंकि जो जो आप ड्राइंग की दुनिया में सीखोगे ना, जहां पे आप प्रिंसिपल्स सारे क्लियर करोगे, वही सारे कॉन्सेप्ट आप थोड़े से अलग ढंग में कलर की दुनिया में भी होते हुए देखोगे। तो जितने भी लोग जो सिर्फ आउटलाइन करते हैं या सिर्फ ट्रेस कर लेते हैं, कार्बन कॉपी की तरह ट्रेस कर लेते हैं, वो लोग बाद में फंस जाते हैं जब उनको थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट करना होता है, या 3D फॉर्म में आर्टवर्क को बनाना होता है, या फिर कलर को सीखना होता है, किसी अदर मीडियम्स को सीखना चालू करना होता है, तो उनका बेस क्लियर नहीं होता। और जिसके वजह से ना तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्या वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ टाइम बाद मजा आना भी बंद हो जाता है। क्योंकि अगर आपको क्रिकेट खेलना आता है, एक्चुअल में आता है, तब आप बैटिंग करने जाओगे और आप शॉट्स लगाओगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बता रहे हो कि बॉल धीरे डालना, यहाँ डालना तभी मैं मारूंगा, यहाँ डालोगे तो ऐसा मारूंगा, जब सब चीज आप कॉपी करके और आपका फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा ना, तो कुछ टाइम बाद वो बोर लगने लगेगा और उसके बाद फिर आप उस फील्ड में तो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले उसका बेस क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑयल स्केच कर रहा हूँ, पहला लेयर दे रहा हूँ, कुछ मैंने मछलियों के स्केचेस बनाए और वहाँ पे लाइट फैमिली और शेडो फैमिली को अलग करके कलर को, बेसिक कलर को मिक्स करके ऐड किया। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे इतना किया। इसको बोलते हैं ऑयल की स्केचिंग करना। यहाँ पे मैं ऑयल की पूरी फुल फ्लेजेड पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट पेंटिंग नहीं किया मैंने, खाली एक रफ स्केच किया आइडिया पाने के लिए। एक स्टडी है, इसको बोलते हैं स्टडी। ओके, एक कंप्लीट आर्टवर्क बनाना, कंप्लीट जर्नी को बनाना, पूरे आर्टवर्क को बनाना और सिर्फ स्टडी करना, दोनों में फर्क है। ओके, एग्जाम देने जाते हो वो अलग बात है, और घर में जो सेल्फ स्टडी करते हो वो अलग बात है, और क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो अलग बात है। सब में अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जाम में तो आप परफॉर्म करते हो जो आपने सीखा, ओके, जैसे आप कंपटीशन में, एग्जीबिशन में परफॉर्म करते हो, लेकिन उससे पहले आप क्लासरूम में सीखते हो। क्लासरूम में क्या सीखते हो, जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि ये होता है, ये होता है, स्केच किया जाता है, कलरिंग से पहले फंडामेंटल क्लियर किया जाता है, ये सब आपने क्लासरूम में सीखा। अब सेल्फ स्टडी क्या होता है, जहां पे सबसे ज्यादा नॉलेज आपको मिलती है, जब आप खुद इन सब चीजों को जो आपने क्लासरूम में सीखा उसको समझने के बाद उस पर नोट्स बनाते हो, उसको प्रैक्टिकली खुद करते हो। ओके, बार बार गलतियां करके उसको सुधार के खुद प्रैक्टिस करते हो, जो सेल्फ स्टडी हो गया। जो आप सेल्फ के लिए स्टडी करते हो बिना किसी के बोले, आप बार बार चीजों को करते हो और नोट्स बनाते हो कि कहाँ गलत हो रहा है, किसको ठीक करूंगा, किसको ठीक करूंगी, नेक्स्ट टाइम क्या चीज करना है, अगले बार कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे मेनली काम करना है। तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन आता ही है। ऐसा नहीं है कि आर्टवर्क में आप जो भी बनाओगे कि आर्ट में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मन है नहीं है, जो मन किया जहाँ पे भी जो भी देख लिया उसको बनाया जा रहा हूँ, तो वो इम्प्रूव होता जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी सीरियसली हम थॉटफुली डिसीजंस लेते हैं कि यार इसको ऐसे बनाएं, इसको इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तो हम पहले इसके ऊपर फोकस करें। तो इस तरीके से यहाँ पे स्केच करते हैं। तो ऑयल की स्केचिंग करते समय भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं पेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं पेंटिंग एज इन पेंटिंग जो बोलते हैं ना, पेंटिंग, वो पेंटिंग सुनने में जो बिगनर होते हैं उनको अजीब लगता है कि यार कलर करना ही सब कुछ होता है। मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, ब्रश और कलर का इस्तेमाल करके भी मैं एक तरीके से ड्राइंग ही कर रहा हूँ। क्योंकि कलर कैसे चलेंगे, ओके, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कलर लगाना है, तो आप कहीं भी लगाते रहो, इधर उधर इधर उधर। लेकिन जब आप एक आकार बनाते हो, एक कोई चीज बनाते हो, उसके अंदर कलर को उस हिसाब से चलाते हो, तो जिस डायरेक्शन में आपका कलर चल रहा है वो भी ड्राइंग का पार्ट है। अब यहाँ पे ये वाली जो मछली का मैंने स्केच बनाया, बेसिक कलर दिया, अब मैं यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ। तो ऑयल पेंटिंग में इसको फर्स्ट लेयर भी बोलते हैं।
ठीक है, डेड लेयर बोला पहले, उसके बाद पहला लेयर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। कई लोग डेड लेयर का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग डेड लेयर को फर्स्ट लेयर बोलते हैं और फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर बोलते हैं। तो बोलने में आप कुछ भी बोलो, प्रॉब्लम वो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप जो बोल रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तो मैंने डेड लेयर दिया, या फिर कईयों की भाषा में फर्स्ट लेयर दिया, और यहाँ पे मैं अगला लेयर ऐड कर रहा हूँ। अगला लेयर का काम यह है कि थोड़ा और ज्यादा वॉल्यूम ऐड करना। वॉल्यूम और वैल्यूज ये क्या है, ये मैंने पिछले लेसन में बताया था, स्केच विथ मी एनिमल्स वाला जो रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन मैंने शेयर किया था पिछले इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें वॉल्यूम और वैल्यूज को बहुत ज्यादा मैंने डिफाइन किया था। तो वो सारे जो लेसन हैं वो सारे आप जरूर देखिएगा, आपको और ज्यादा नए नए कॉन्सेप्ट जो भी आपके लिए नए हैं वो और ज्यादा क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने शेडो फैमिली और डार्क लाइट फैमिली को अलग किया। अब उस शेडो फैमिली में जो थोड़ा डार्क है और थोड़ा कम डार्क है, लाइट है थोड़ा ज्यादा लाइट है, ये जो ट्रांजिशन है डार्क से लाइट का, इसको बोलते हैं वैल्यूज। डार्क से लाइट का ट्रांजिशन को बोलते हैं वैल्यूज। अब जब हम वैल्यूज ऐड करते हैं तो थोड़ा 3D फॉर्म आता है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा 3D फील देता है। और ये जो 3D फील है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो कोई चीज 3D तब फील होती है जब उसकी वैल्यूज सही हो, और उस 3D फील को वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड लेयर में मैं ये देख रहा हूँ कि डार्क और लाइट सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे सही से हैं कि नहीं है। तो उन चीजों के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं धीरे काम करूंगा। धीरे इन द सेंस, क्योंकि पहले लेयर में हम फटाफट से कलर लगाते हैं, डार्क फैमिली लाइट फैमिली को सिंप्लीफाई करते हैं, और बाद में हम धीरे धीरे वॉल्यूम ऐड करते हैं। सारे वैल्यूज सही है कि नहीं उन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। अब जो मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम जब बड़े होते हैं तो छोटी सी मछली जो हम बचपन में बनाते हैं, हमें लगता है यार ये मछली बचपन गया, अब तो हम बड़े हो गए, हम मछली क्या बनाएंगे, हम बड़े बड़े सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट को, सिंपल मछली को लेने का जो रीजन है वो ये कि इस सिंपल सी दिखने वाली एक छोटी सी मछली के अंदर आर्ट के वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे फंडामेंटल्स लागू होते हैं जो एक बड़े आर्टवर्क में आप इस्तेमाल करोगे। एक बड़े समंदर की पेंटिंग जहाँ पे हजारों मछली आप पेंटिंग कर रहे हो एक साथ, या एक बहुत बड़ा लैंडस्केप बना रहे हो जहाँ पे आसमान भी है, पेड़ भी है, जमीन भी है, घोड़ा भी दौड़ रहा है, बंदर भी खड़ा है, आदमी भी यहाँ पे साइड में खड़ा है, 100 चीजें उसके अंदर है। हमें मन करता है वो सब बनाने का, लेकिन वो सारे बड़े बड़े आर्टवर्क्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स लागू होंगे, जो चीजें वहां लागू होंगी, जो इस्तेमाल होंगी, वो सारी चीजें इस छोटी सी मछली के अंदर भी लागू होंगी। तो पहले अगर वो सारे फंडामेंटल, वो प्रिंसिपल्स, ये वैल्यू, ये वॉल्यूम, इन चीजों को आप अगर इस छोटी सी मछली में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको पहले से क्लियर हो जाएगा कि उस बड़ी पेंटिंग को बना के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे भी मैं गलती करूंगी। तो ये चीज आपको पता चल जाएंगी। तो ये चीज जब आप समझ जाते हो ना, तो ये सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर की प्रैक्टिस आप डेफिनेटली स्किप नहीं करते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े आर्टवर्क को अटेम्प्ट ही मत करो, अटेम्प्ट करो, क्योंकि बड़ा आर्टवर्क खराब हो रहा है होने दो। बड़े आर्टवर्क्स कितने मैंने बनाए जो बहुत बर्बाद हो गए, घटिया से घटिया आर्टवर्क बनाया है मैंने, लेकिन वो बनाने से मतलब 2-4 चीजें आप सीखते जरूर हो बड़े आर्टवर्क को अटेम्प्ट करने से। क्या? पहला तो ये कि बड़े आर्टवर्क में पेशेंस बहुत चाहिए। तो पेशेंस जब आप लूज करते हो तो आपको समझ में आता है कि कितना पेशेंस लगता है एक बड़े आर्टवर्क को बनाने में। दूसरा, जब बड़े आर्टवर्क्स में प्रिंसिपल्स, जो फंडामेंटल्स आप जो चाह रहे होते हो कि मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, जो आप सोचे होते हो, और वो जब नहीं होता है तब आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीजें मुझे अभी सीखनी बाकी है। ओके, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे। तो बड़े आर्टवर्क में आपको एक रियलाइजेशन हो जाता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा बड़ा सपना देख के यहाँ पे आया था कि मैं ऐसे कर दूंगी, तबाही ला दूंगी, ऐसा आर्टवर्क बनाऊंगी कि लोग देख के पागल हो जाएंगे, लेकिन जब बनाते और वो नहीं बनता है तो आप समझ में आता है कि यार फंडामेंटल लेवल पे भी हम वीक हैं, शुरू से काम करना पड़ेगा। फिर आप छोटे आर्टवर्क की तरफ, छोटे आर्टवर्क की इंपॉर्टेंस को समझते हो और फंडामेंटल के ऊपर काम करने की इंपॉर्टेंस को समझते हो। फिर जब आप बड़े आर्टवर्क्स और भी बनाते हो तो आपको ये भी रियलाइज होता है कि बड़े आर्टवर्क में एक इंपॉर्टेंट तो है, बड़ा आर्टवर्क बनाना जरूरी तो है, लेकिन आपको समझ में आता है कि बड़ा आर्टवर्क नेक्स्ट बार जब मैं अटेम्प्ट करूंगा तो उससे पहले जब मैं छोटे आर्टवर्क के ऊपर सीखूंगा या सीखूंगी तो उसकी लर्निंग जब मैं बड़े आर्टवर्क पे लगाऊंगा तो अपने आप मुझे ग्रोथ दिखेगी। जैसे मैंने एक बड़ा आर्टवर्क बनाया, ओके, बड़ा पेंटिंग बनाया, एक कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग बनाया, अच्छा नहीं बना, बहुत गड़बड़ हुआ। फिर मैंने छोटा आर्टवर्क में प्रैक्टिस किया, स्केचेस बनाए बहुत सारे, और भी स्केचेस किए, फिर मैंने वापस से एक बड़ा आर्टवर्क बनाया। तो परफेक्ट तो नहीं बनेगा, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बेटर बनेगा पिछले बार से। तो मुझे स्केचेस की इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि बड़े आर्टवर्क को मैंने पहले अटेम्प्ट किया और गलत किया। तो ये
ऐसा भी नहीं है कि इस डर से कि यार मैंने तो अभी सीखा नहीं है, मैं बड़ा आर्टवर्क बनाऊं ही नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप बनाओ तो आप जो जो सीखो उसको इंप्लीमेंट भी करो। ये नहीं कि बड़ा आर्टवर्क खराब हो गया तो वापस एक बड़ा आर्टवर्क ले रहे हो, फिर खराब किया, फिर खराब किया, फिर खराब किया, लेकिन आप खराब किए जा रहे हो लेकिन उस खराबी से सीख नहीं रहे हो, तब प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक छोटी सी मछली से, इस छोटे से सब्जेक्ट मैटर से आप समझ सकते हो कि सिर्फ सब्जेक्ट को डिफिकल्ट कर देने से ऐसा नहीं होता कि हम आर्टिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, छोटे सब्जेक्ट मैटर के अंदर एक सिंपल चीज के अंदर आप कितनी खूबसूरती ला सकते हो, कितना अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है, आपको खुद भी समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए ये सिंपल सिंपल सब्जेक्ट मैटर की प्रैक्टिस करने से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और इसीलिए स्केचेस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्केचेस करते रहने से आपको समझ में आएगा कि जो इजी सब्जेक्ट लग रहा है, एक आम बना देना बचपन में, एक अंगूर की फोटो बनाना, ड्राइंग करना बचपन में, वो बचपन में जो करते थे, लेकिन बड़े जब होते हैं और वही आम और वही अंगूर को वापस से बनाते हैं तो सेम तरीके से नहीं बनाते हैं जो हम बचपन में बनाए थे। इसीलिए ये सोच के कि बचपन में तो हम ये छोटे छोटे चीजें बनाते थे, सिर्फ ये सोच के अभी उसको अटेम्प्ट नहीं करना बहुत गलत होता है, क्योंकि फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि बचपन में और अभी में डिफरेंस कहाँ पे आया। बचपन में भी मैं छोटा बच्चा था तो चेहरा बनाता था, बड़ा होके भी चेहरा बनाता हूँ। छोटा बच्चा था तो भी मछली की ड्राइंग बनाई थी, बड़ा हुआ तो भी मछली की ड्राइंग बनाता हूँ। लेकिन अब जो मछली की ड्राइंग बनाता हूँ उसके बनाने का तरीका और बचपन में जैसे मछली की ड्राइंग बनाता था उसको बनाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो तरीके का फर्क आया वही फर्क डिफाइन करता है कि आप कितना ज्यादा सीखे हो या कितना ज्यादा समझे हो अपने आर्ट के प्रोसेस के बारे में। समझ रहे हो, बहुत गहरी गहरी बातें हो गई ना, थोड़ी भारी हो गई। इसको इसी बात के लिए एक बार लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि फ्लो में कभी कभी भारी बात निकल जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, समझना ज़रूरी है कि सिर्फ इस रीज़न से कि आपने उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बहुत बार देख लिया है या आपको ईजी लगता है या तो ये बच्चे बनाते हैं, ये सोच के उसको छोड़ो मत। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। यहाँ पे जो मैंने फिन्स बनाए, ये मछली के जो छोटे छोटे जो परतें यहाँ पे आप देखते हैं, मछली के जो खाल आप देखते हैं, उसको ही समझने में कितना ज़्यादा स्टडी आपकी होती है। आप खुद सोचो, ये छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी कैसे आप करोगे अगर आप इन छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर को छोड़ दोगे। ओके, आप एक लैंडस्केप बना रहे हो, एक बड़ा लैंडस्केप बना रहे हो, लेकिन आप अगर पेड़ को स्टडी नहीं कर रहे हो कि एक पेड़ कैसे मोटा से पतला होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, कैसे उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, कैसे वो लाइट और शेडो की वजह से उसका जो वॉल्यूम है, जो गोलाकार है, वो फील होता है। ये छोटी छोटी स्टडीज एक पेड़ पे नहीं करोगे तो कैसे उसी पेड़ को हजारों पेड़ बनाओगे किसी जंगल का सीन बनाते समय। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि उस स्टडी से जो आपने सीखा, उस सीख को आप पूरे जंगल में अप्लाई कर सको। उस एक पेड़ से जो आपने सीखा, उस सीख को पूरे जंगल पे इंप्लीमेंट कर सको। एक मछली को बनाते समय, एक मछली की स्टडी करते समय जो यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ, वो मुझे काम आएगा जब मैं एक पूरा समंदर का सीन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा कि एक एक मछली में कितना एफर्ट लगता है, एक एक मछली में कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगता है, उसमें वॉल्यूम लाना है, उसमें फीलिंग्स लानी है, उसमें इमोशन लाने, जो लर्निंग है वो सारी चीज़ें एक मछली में लानी है। तब जाके मैं फिर दूसरी मछली, फिर पानी, फिर पीछे का सीन, फिर आगे का फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, सबके ऊपर काम करूंगा। लेकिन जब आपके ऊपर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर हड़बड़ी में आप चीज़ें कंप्लीट करोगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा फील मैंने बनाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्क ऐड करा, धीरे धीरे ये बाहर की तरफ व्हाइट मिक्स करके मैंने यहाँ पे व्हाइट किया। तो ये छोटा सा हिस्सा में भी देखो कितने शेड्स हैं, डार्क से लाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और मान लो फिन है पीछे में, तो यहाँ पे अंदर की तरफ डार्क है, ओके, और यहाँ पे डार्क, फिर धीरे धीरे ये लाइट हुआ। तो डार्क से लाइट, ये छोटे छोटे हिस्से में भी देखो कितना डार्क से लाइट, ये जो वॉल्यूम है वो लाने के लिए हम यहाँ पे भी एफर्ट डालते हैं कि डार्क से लाइट, एक एक फिल्म में हम ये एफर्ट डालते हैं। तो ये छोटी छोटी स्टडीज बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर को बना के प्रैक्टिस करना, और जो भी आर्ट के प्रिंसिपल्स आपने समझे हैं, ओके, जो आपका प्रपोर्शन स्टडी हो गया, जो आपका वॉल्यूम हो गया, वैल्यूज हो गए, इन सब चीज़ों को जो आप समझ रहे हो, उनको इन छोटे सब्जेक्ट मैटर में इंप्लीमेंट करके देखना जरूरी है। और जब सब कुछ बन गया तो छोटे छोटे हाईलाइट्स में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो वाइट जो हाईलाइट्स में ऐड कर रहा हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे बिगिनर करते हैं कि वो ये हाईलाइट, क्योंकि ये सुंदर दिखता है, इसमें बहुत ज़्यादा शुरू से करने लगते हैं।
देखो हाईलाइट तब तक हाईलाइट जैसा फील नहीं होगा जब तक पहले सब कुछ बन चुका हो। तो जब पूरा आर्टवर्क आपका बन जाए तभी आप ये जो हाईलाइट्स हैं, जो एकदम लाइट पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे टचेज हैं, फाइनल टचेज, उसको आप फाइनल में ही दीजिएगा। पहले दोगे तो वो दिखाई नहीं देंगे, बल्कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके बेस लेवल की ड्राइंग के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा और आपकी बहुत सारी गलतियां छुपी रह जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं करते आया था, क्योंकि हाईलाइट, ये जो वाइट वाइट आखिरी के जो हाईलाइट्स है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये गलती मैंने बहुत की कि मैं बहुत बार सोचता था यार ये हाईलाइट्स की वजह से ही आर्टवर्क सुंदर दिख रहा है, तो मैं हाईलाइट देता था पहले ताकि मेरे आर्टवर्क में मजा आ जाए। लेकिन कभी भी वो मजा, वो फील, एहसास, वो फील आया ही नहीं जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार जब तक ड्राइंग आर्टवर्क सब सही से नहीं सेट हो जाएगा तब तक ये छोटे 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 हाईलाइट्स देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बेसिक स्केच था। मैंने और भी जो नीचे फिश बनाई है उसको मैं बाद में कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक मछली को यहाँ पे मैंने थोड़ा एक लेयर दो लेयर ऐड करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि छोटे स्टडीज सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट्स को लेके उसमें ये सारी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सारे फंडामेंटल आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके समझ सकें, सीख सकें, सो दैट आप बड़े आर्टवर्क्स में ये सारी बातें जो आपने यहाँ पे समझी हैं, अपनी स्टडीज में समझी हैं, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकें और बड़े बड़े आर्टवर्क्स, मास्टर पीसेस आप बनाएं और दुनिया को दिखाएं। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी आपके विचार कैसे रहे इस वीडियो को देखते वक्त। आई होप फैमिली कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। जो पॉइंटर्स मैंने बताए, जो चीज़ें आपने इस वीडियो से समझी, उनको कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको भी याद होता है, आपको ज़्यादा समय तक वो चीज़ें दिमाग में रहती है जब आप उसको नोट करते हो। तो यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि दूसरे लोग भी आपके कमेंट को देख के, आपकी बातों को सुन के समझ पाएँ कि इन सब पॉइंट्स को किस तरीके से समझा जाए। क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो काफ़ी बिगिनर्स लोग देख रहे होते हैं या स्कूल के बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्ट लाइन समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे मैच्योर लर्नर्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं, जो कॉलेज में या बड़े हैं या काफ़ी एजेड हैं, तो बहुत सारे मैच्योर लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो उनके कमेंट से भी बहुत सारी बातें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, जो कि जो कम एज के लोग हैं, जो स्कूल में हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बिगिनिंग में हैं, जिनको बहुत सारे पॉइंट समझ में नहीं आते, वो कमेंट पढ़ पढ़ के भी बहुत कुछ समझते हैं। तो ये सारे कमेंट्स आपके दूसरों को हेल्प करते हैं। दूसरा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा लेकिन फंडामेंटल लेवल को शेयर करने की कोशिश है, इन सारी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता। तो ये जल्दी इसको अपने आप बूस्ट नहीं मिलता जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे। जो एक्चुअल लर्नर्स हैं वो लोग शेयर नहीं करेंगे तो एस्पायरिंग आर्टिस्टों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाएगी, और कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत सारी जो बेसिक नॉलेज है वो वीक रह जाती है बहुत सारे आर्ट लवर्स के अंदर। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंत में थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। कमेंट सेक्शन में आपकी और जो भावनाएं हैं, आपके और जो इमोशंस हैं, और भी कोई टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं तो उन सभी को प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। मैं पढ़ता सभी टॉपिक्स हूँ और एक एक करके उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश हमेशा रहती है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आने वाले लेसन्स में। टेक केयर, लव यू ऑल।